नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीडर्स लैब में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बेस्ट सेलर किताबों के सार जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता इतना जटिल क्यों होता है? क्या अमीर बनने का कोई सही तरीका है या फिर ये सिर्फ एक खेल है जो सही मानसिकता से जीता जा सकता है? आज हम आपके सामने लेकर आए हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब का सार, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में सोचने का सही तरीका क्या है और कैसे मानसिकता बदलने से हम आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, कोई कारण नहीं। पैसे के बारे में हमारी समझ और उसके प्रति हमारा नजरिया सभी का एक जैसा नहीं हो सकता। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों, परवरिश और आसपास के माहौल के आधार पर पैसे के साथ एक अलग रिश्ता बनाता है। हम पैसों से जुड़े फैसले करते हैं जो हमेशा तर्क संगत नहीं होते, बल्कि हमारी भावनाओं और अनुभवों पर आधारित होते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही समय में शेयर बाजार में निवेश करते हैं। एक जिसने अपने माता पिता को मंदी के दौर में पैसे खोते देखा है, वह बहुत सतर्क रहेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने बुल मार्केट में बढ़ते शेयर देखे हैं, वह जोखिम उठाने को तैयार होगा। इसका मतलब है कि पैसा हमारे तर्कों से नहीं, बल्कि भावनाओं और अनुभवों से प्रभावित होता है। लोग अक्सर यह समझते हैं कि दूसरे उनके जैसे ही पैसे के बारे में सोचते होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी की सोच अलग होती है। हमें अपने पैसे से जुड़े फैसले समझदारी से करने चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी सोच दूसरों से अलग हो सकती है। कोई भी पागल नहीं होता। हम अपने अनुभवों के आधार पर फैसले लेते हैं। पैसे को लेकर कोई एक तरीका सही नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला करता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के फैसलों को समझने और सम्मान करने की जरूरत है, क्योंकि हर किसी की आर्थिक यात्रा अलग होती है। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह अध्याय भाग्य और जोखिम के बीच के अंतर को समझाता है। मॉर्गन हाउसल ये बताते हैं कि हम में से बहुत से लोग यह मानते हैं कि हमारी सफलता या असफलता पूरी तरह से हमारे निर्णयों पर निर्भर करती है, लेकिन वास्तव में भाग्य और जोखिम हमेशा हमारे साथ होते हैं। बिल गेट्स की सफलता को उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। उनका सही समय पर सही स्कूल में होना और वहां कंप्यूटर का होना महज भाग्य था। वहीं उनके साथ ही केंट एवंस, जो उतने ही काबिल थे, एक दुखद दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। ये घटना इस बात की याद दिलाती है कि जीवन में भाग्य और जोखिम दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी सफलता में भाग्य का भी बड़ा हाथ होता है, सिर्फ हमारी मेहनत नहीं। जोखिम को समझना और उसके लिए तैयार रहना भी उतना ही जरूरी है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कभी कभी असफलता सिर्फ जोखिम का नतीजा होती है, न कि हमारी गलतियों का। इस अध्याय का संदेश है कि हमें अपने फैसलों को भाग्य और जोखिम के साथ संतुलित करके देखना चाहिए। सफलता केवल कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि इसमें सही समय, सही अवसर और किस्मत का भी हाथ होता है। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं। कितना पैसा पर्याप्त होता है? इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि कई बार हम अधिक पाने की चाह में संतुष्टि खो देते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि कभी कभी हमारे पास जितना है उतना ही पर्याप्त होता है। विक्रम नाम का एक व्यक्ति, जिसने अपनी मेहनत से बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ और हमेशा और अधिक की चाहत में लगा रहा। अंत में उसने अपनी शांति और खुशियों को खो दिया। यह हमें सिखाता है कि अधिक की चाह कई बार हमें वह सब कुछ खोने पर मजबूर कर देती है जो हमारे पास पहले से होता है। पैसा जरूरी है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कितना पैसा हमारे लिए पर्याप्त है। लालच में पड़कर हम अपनी खुशी और संतुष्टि खो सकते हैं। हमें अपनी आर्थिक योजनाओं और लक्ष्यों को लेकर यथार्थवादी होना चाहिए और संतुष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है, कभी कभी हमारे पास जो है वही पर्याप्त होता है। संतुष्टि को पाना और उसे बनाए रखना ही सच्ची आर्थिक सफलता है। अध्याय 4, कंपाउंडिंग का जादू।
छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। यह अध्याय कंपाउंडिंग की शक्ति को बताता है, जो किसी भी व्यक्ति को आर्थिक सफलता की ओर ले जा सकती है। छोटी बचतें और निवेश समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा कारण कंपाउंडिंग है। उन्होंने कम उम्र से निवेश करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी संपत्ति बढ़ती गई। उनकी लंबी निवेश यात्रा ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार कर सकती है, लेकिन इसके लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। छोटी बचतें भी भविष्य में बड़ी संपत्ति में बदल सकती हैं, अगर उन्हें सही तरीके से निवेश किया जाए। धैर्य रखना और लंबी अवधि तक निवेश करते रहना कंपाउंडिंग की सफलता की कुंजी है। कंपाउंडिंग एक ऐसा साधन है जो धीमी गति से काम करता है, लेकिन जब यह काम करना शुरू करता है तो इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। छोटे छोटे कदम लेकर भी हम बड़ी आर्थिक सफलता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 5, अमीर बनने का खेल। अमीर बनना एक अलग खेल है, लेकिन उस संपत्ति को बनाए रखना और भी कठिन है। यह अध्याय इस अंतर पर ध्यान केंद्रित करता है कि अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए अलग अलग गुणों की आवश्यकता होती है। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन उस संपत्ति को बनाए रखने के लिए संयम, धैर्य और सतर्कता जरूरी है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि 1920 के दशक में कई लोग शेयर बाजार से अचानक अमीर बने, लेकिन जब 1929 में मंदी आई तो बहुत सारे लोगों ने सब कुछ खो दिया। इसका कारण था कि वे केवल अमीर बनने पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति को बनाए रखने की योजनाएं नहीं बनाई। अमीर बनने के लिए साहस और जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन संपत्ति बनाए रखने के लिए अनुशासन और धैर्य चाहिए। वित्तीय सफलता केवल अधिक पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि उसे संरक्षित करने में भी है। जोखिम को सही समय पर पहचानना और उसे निपटने की योजना बनाना बेहद जरूरी है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि आर्थिक सफलता सिर्फ अधिक पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित रखने और समझदारी से खर्च करने में भी है। अध्याय 6, पूंजी पर भरोसा। बड़ी सफलताएं छोटी असफलताओं से गुजरकर ही मिलती हैं। इस अध्याय में हाउसल बताते हैं कि सफलता अक्सर उन कुछ बड़े फैसलों पर निर्भर करती है जो कई असफलताओं के बीच होते हैं। कई बार हमारा केवल एक सही फैसला हमारी पूरी आर्थिक यात्रा को बदल सकता है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने कई असफलताएं झेली, लेकिन उनका एक बड़ा कदम, अमेज़न का निर्माण, उनकी सफलता का आधार बन गया। अगर वे हर असफलता पर रुक जाते तो वह शायद उस एक बड़े अवसर तक नहीं पहुंचते जो उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना सका। जीवन में असफलताएं अपरिहार्य हैं, लेकिन हमें उन कुछ बड़े फैसलों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी सफलता को निर्धारित करते हैं। हर असफलता से कुछ सीखें और बड़े अवसरों के लिए तैयार रहें। पूंजी पर भरोसा रखें। अगर आप लंबे समय तक सही दिशा में बने रहते हैं तो अंत में सफलता जरूर मिलेगी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बड़ी सफलताएं सिर्फ एक बार के प्रयास से नहीं मिलती। हमें धैर्य रखना चाहिए और असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अध्याय 7, स्वतंत्रता का महत्व। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है स्वतंत्रता। पैसे की असली शक्ति यह नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने जीवन में कितनी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आर्थिक सफलता का अंतिम लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता होनी चाहिए। हाउसल बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने लॉटरी जीती और उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी। उसकी सोच थी कि अब उसे किसी के आदेशों का पालन नहीं करना पड़ेगा। वह स्वतंत्र हो गया था, लेकिन जल्द ही उसके पास पैसे खत्म हो गए और वह फिर से नौकरी की तलाश में लग गया। इस घटना ने उसे सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता केवल अधिक पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश और बचत करने में है। पैसे का असली मूल्य यह है कि वह आपको स्वतंत्रता दिला सके। यह आपको अपने जीवन के निर्णय खुद लेने की क्षमता देता है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल नौकरी छोड़ना नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्रता है जिससे आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकें। हमें अपनी आर्थिक योजनाओं को इस तरह से बनाना चाहिए कि वे हमें स्वतंत्रता दें, न कि केवल और अधिक पैसे की चाहत। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। पैसा केवल साधन है, असली लक्ष्य स्वतंत्रता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने आर्थिक निर्णयों के जरिए उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। अध्याय 8, मनुष्य की कमजोरी।
आपके पास जो चीजें हैं वे हमेशा आपके बारे में वह छाप नहीं छोड़ती जो आप चाहते हैं। इस अध्याय में हाउसल एक दिलचस्प मानसिकता को उजागर करते हैं जिसे वह कार पैराडॉक्स कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अक्सर चीजें इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें बेहतर समझें, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग कभी भी हमारे बारे में उतना ध्यान नहीं देते जितना हम सोचते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को एक महंगी कार चलाते हुए देखते हैं तो आपका ध्यान उस कार पर होता है, न कि उस व्यक्ति पर। लेकिन वह व्यक्ति सोचता है कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह परस्पर विरोधाभास है जिसे हमें समझना चाहिए। हम अक्सर अपनी वित्तीय सफलता को दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग हमारे बारे में ज्यादा नहीं सोचते। हमें अपने आर्थिक निर्णय केवल अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए लेने चाहिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। साधारण जीवन जीने और अपनी प्राथमिकताओं को समझने से हमें सच्ची वित्तीय सफलता मिल सकती है। इस अध्याय का सार यह है कि हमें अपने जीवन में ऐसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए जो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए हों। अपनी आर्थिक सफलता को अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करना ही सच्ची सफलता है। अध्याय 9, धन और खुशी का संबंध। धन वह नहीं है जो आप दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आप बचाते हैं। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि असली संपत्ति वह होती है जो दिखाई नहीं देती। लोग अक्सर बाहरी दिखावे पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली अमीर व्यक्ति वह होता है जो अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से बढ़ाता है, न कि इसे दिखाने के लिए खर्च करता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि एक व्यक्ति जो साधारण कपड़े पहनता है और सामान्य कार चलाता है लेकिन बैंक में बड़ी बचत रखता है, वह असली अमीर है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो महंगी चीजें दिखाने के लिए खरीदता है लेकिन बचत नहीं करता, वह केवल बाहरी रूप से अमीर दिखता है। असली संपत्ति वह है जो आप नहीं दिखाते। यह आपके बैंक खाते, निवेश और बचत में छिपी होती है। लोग अक्सर बाहरी दिखावे पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमें अपनी वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। दिखावे के पीछे भागने के बजाय हमें अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से बढ़ाना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची आर्थिक सफलता बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि इसमें है कि हम कितनी संपत्ति बचाते और निवेश करते हैं। असली अमीरी वह है जो हम छिपाते हैं, न कि वह जो हम दिखाते हैं। अध्याय 10, उचित खेल खेलें। वित्तीय निर्णय लेते समय तार्किक होने की बजाय उचित होना अधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल इस पर जोर देते हैं कि जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमें हर चीज को केवल तर्क के आधार पर नहीं देखना चाहिए। जीवन में कई बार भावनाएं और परिस्थितियां तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। मान लीजिए शेयर बाजार में निवेश करने का तर्क है कि आपको अपने पैसे को लंबे समय तक बढ़ने देना चाहिए, लेकिन अगर आप उस पैसे को तुरंत किसी जरूरी कारण से निकालना चाहते हैं तो वह निर्णय तार्किक नहीं हो सकता, लेकिन वह उचित हो सकता है। यह उन चीजों का ध्यान रखने की बात है जो आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। हर व्यक्ति की वित्तीय परिस्थितियां अलग होती हैं और हमें तर्क के साथ साथ उन भावनाओं और जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। केवल नंबर या गणनाओं के आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए। हमें अपने निर्णयों को अपने जीवन के वास्तविक संदर्भों में लेना चाहिए। जो फैसले आपको संतुष्टि और मानसिक शांति दें, वही सबसे अच्छे होते हैं, भले ही वे हमेशा पूरी तरह तार्किक ना हों। यह अध्याय बताता है कि हमें पैसे से जुड़े फैसलों में केवल तर्क पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि वे निर्णय हमारे लिए उचित और सही हैं या नहीं। अध्याय 11, आशावाद और निराशावाद। जीवन में हर चीज लगातार बदलती रहती है और यह बदलाव कभी भी हमें चौंका सकता है। यह अध्याय इस पर जोर देता है कि वित्तीय निर्णयों में हमेशा अनिश्चितताएं और चौंकाने वाली चीजें होती हैं। हमें अपने निवेश और फैसलों में इस अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए। हाउसल बताते हैं कि 2008 की आर्थिक मंदी एक बहुत बड़ा आश्चर्य था जिसे बहुत कम लोग पहले से देख सकते थे। इसी तरह किसी भी निवेश में हमेशा कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने वित्तीय फैसलों में लचीलापन बनाए रखें और हर स्थिति के लिए तैयार रहें। वित्तीय दुनिया में हर चीज अप्रत्याशित हो सकती है और हमें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। लंबे समय तक कामयाब होने के लिए संयम और धैर्य जरूरी है।
आशावाद और निराशावाद के बीच संतुलन बनाकर हमें अपने फैसलों को तार्किक रूप से लेना चाहिए। यह अध्याय हमें बताता है कि वित्तीय दुनिया में आश्चर्य और बदलाव हमेशा होते रहते हैं। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अपने निर्णयों में लचीलापन बनाए रखना चाहिए। अध्याय 12, आप क्या जानते हैं? यह महत्वपूर्ण है। हर वित्तीय निर्णय की एक कीमत होती है, चाहे वह सीधे दिखाई दे या नहीं। इस अध्याय में हाउसल बताते हैं कि जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको धैर्य, समय और जोखिम को सहन करना होगा। वॉरेन बफेट का उदाहरण लें। उन्होंने अपनी संपत्ति को सालों तक समझदारी से निवेश करके बढ़ाया, लेकिन इस रास्ते में उन्हें धैर्य, असफलताएं और कई वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ा। यह साबित करता है कि लंबी अवधि की सफलता के लिए कुछ बलिदान जरूरी होते हैं। वित्तीय सफलता की अपनी कीमत होती है और आपको इसे चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। धैर्य, समय और जोखिम का सामना किए बिना लंबी अवधि में बड़ी संपत्ति नहीं बनती। हर निर्णय के पीछे एक अनदेखी लागत होती है, चाहे वह मानसिक हो या आर्थिक। इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि पैसे की दुनिया में कोई भी निर्णय मुफ्त नहीं होता। इसके लिए कुछ बलिदान और कठिनाइयां जरूरी होती हैं। सफल होने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है। ये 12 अध्यायों का विस्तार से सारांश है, जिसमें मॉर्गन हाउसेल की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सभी मुख्य बिंदुओं को सरल हिंदी में समझाया गया है। उम्मीद है कि यह स्क्रिप्ट आपके YouTube चैनल रीडर्स लैब के लिए उपयोगी साबित होगी। इसे पढ़ते वक्त आप अपने दर्शकों को अपनी भावनाओं के साथ जुड़ने दें और हर अध्याय के अंत में एक छोटा सा कॉल टू एक्शन जरूर जोड़ें, ताकि वे आपके चैनल से और अधिक जुड़ सकें। दोस्तों, पैसे के बारे में हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी आदतें हमें या तो सफल बना सकती हैं या असफल। मॉर्गन हाउसेल की इस अद्भुत पुस्तक से हमें यह सीखने को मिला कि हमें पैसे के साथ सही तरीके से कैसे पेश आना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रीडर्स लैब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम एक और दिलचस्प किताब की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।